रह गया था, वो था कौन सा, सैग करेक्शन। ठीक है, सैग करेक्शन किस वजह से होता है, कोई बताएगा? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, जब हाँ जब अगर कोई मान लिया जाए मेजरमेंट किया जाए किसी दो पॉइंट के बीच में, अगर वो ग्राउंड से टच नहीं करें तो टेप क्या हो जाता है, सैग कर जाता है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल ना कर रह करके इस तरह का कर्व शेप बना लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब ये देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? देखिए ये लेंथ छोटा होगा इस लेंथ का टेप का, ये लेंथ और ये लेंथ में जो क्या होगा, ये लेंथ छोटा होगा और ये वाला लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, है कि नहीं? किसी दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कि नहीं? और हम लोगों का मेन मकसद होता है क्या, कि स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच क्या स्ट्रेट लाइन नापें। अगर वो स्ट्रेट ना हो करके कर्व हो जाएगा हमारा चेन, जो सैग कर जाता है, उसकी वजह से भी हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी लेंथ जो मेजरमेंट होगा एक्चुअल में होगा 5 मीटर, और चेन में जब ये जो सैग होने लगेगा तो ये 5 मीटर हम लोगों को 6 मीटर लगने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सैग करेक्शन का, सी सैग बराबर में W स्क्वायर L 24 P स्क्वायर। यहाँ W क्या होता है, वेट ऑफ द चेन होता है, वेट ऑफ द चेन। ठीक है, L क्या होता है, लेंथ ऑफ द चेन होता है, लेंथ ऑफ द चेन। और P क्या होता है कि जिस ताकत से, जिस फोर्स से हम चेन को पुल करते हैं, पुल अप्लाइड। समझे? अच्छा, बीच में लिखते हैं इसका फॉर्मूला, ये करेक्शन जो हो गया, ये करेक्शन, ये सी सैग का करेक्शन, सी सैग बराबर में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने, खैर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन तब भी आप लोगों ने पूछा था तो मैं बता देता हूं। सी सैग का जो फॉर्मूला होता है, जो करेक्शन हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है, सी सैग इज इक्वल टू W स्क्वायर L 24 P स्क्वायर। W क्या था यहाँ पर, वेट ऑफ द चेन था, ये W क्या है हमारा, वेट ऑफ चेन था। ठीक है, L क्या है, ये हमारा लेंथ ऑफ चेन था, लेंथ ऑफ चेन था। और P क्या है, पुल अप्लाइड, यानी जिस ताकत से हम लोगों को चेन में खींचते हैं, पुल अप्लाइड। समझें? हाँ, 24 फॉर्मूला में था। अब इसका देखिए, अब इसका डेरिवेशन कहाँ से आएगा, ये जो डेरिवेशन की बात आई, हम लोगों ने फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, इसका डेरिवेशन कहाँ, मॉस अब पढ़ाए होंगे तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर आएगा मॉस में, चौथा सेमेस्टर में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में डबल इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, डबल इंटीग्रेशन मेथड से इसका ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं। अगर इसका डेरिवेशन देखिएगा ना, तो जब मॉस आप पढ़िएगा तो उसमें इसका डेरिवेशन आता है, किसी बीम का जो क्या डिफ्लेक्शन होगा वहां से इसका फॉर्मूला लिया गया है। समझ गए? 24 इसमें रहता है, फॉर्मूला में 24 रहता है। ठीक है, चलिए आगे पूछिए। हम लोगों ने सिर्फ जो आज की टॉपिक जो डिस्कस करेंगे डाउट को लेकर के, चेन ट्रायंगुलेशन, ऑफसेट लेंथ, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग और एरिया एंड वॉल्यूम, बाकी सारी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चेन ट्रायंगुलेशन में किसी को दिक्कत है? करेक्शन ड्यू टू दी सैग, ठीक है, रिपीट कर देते हैं। देखिए करेक्शन ड्यू टू सैग क्या होती है, कि मान लिया जाए किसी ए और बी को हम लोगों को नाप रहे हैं, ए और बी के बीच में डिस्टेंस नाप रहे हैं। ठीक है, अब इसको नापने के लिए, अगर हम लोग ये नापा तो इस चेन में क्या हो जाए, सैग आ जाए, यानी चेन जो है झोल हो जाए। अगर आप देखिएगा ना, किसी भी एक्चुअली में थ्योरेटिकल मेथड देखिएगा, किसी भी सर्वे, कहीं जहीं आपको सर्वे करना हो, तो चेन को भी नापने के लिए, दो पॉइंट को भी नापने के लिए बीच में हम लोग पहले स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं।
यहाँ पर चेन फिक्स करेंगे, दूसरे पॉइंट पे बी पॉइंट पर चेन फिक्स करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से नापते हैं। लेकिन जैसे ही रखेंगे ना, दोनों के बीच में नापेंगे, तो चेन का भी क्या होता है, चेन माइल्ड स्टील का, लोहे का बना होता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, वेट की वजह से वो झूलने लगता है। आप देखते होंगे कपड़ा फैलाने वाली आलगनी, जिसमें कपड़ा फैलाते हैं हम लोग, 2 पॉइंट पे बांधते हैं, अगर वो तार वार का रहता है तो उसमें भी सैग आने लगता है। या रस्सी ही को देखते हैं, 2 पॉइंट के बीच में बांधते हैं तो उसमें सैग आने लगता है ना, कर्व आने लगता है ना। तो वो क्या होता है, उसके लेंथ एक्चुअल उन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो वो रस्सी नहीं डिनोट करता है, वो तो कर्व डिस्टेंस दिखा रही है। तो उसी की वजह से ये जो सैग आने की वजह से, ये सैग आने की वजह से उसके लेंथ में जो चेंज आएगा उसको हम लोग सैग करेक्शन में डालते हैं। ठीक है, चलिए चेन ट्रायंगुलेशन में किसी इसका नहीं, फॉर्मूला डेरिवेशन देखिए, फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए क्या होता है, इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, फिर डबल इंटीग्रेशन मेथड जाता है, जो कि हमको 3rd सेमेस्टर वाले लोग के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ना ही नहीं है। अगर हम डबल इंटीग्रेशन मेथड, हाँ तो डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं पढ़ाएंगे तो क्या, इसको इसीलिए डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर आप लोगों को हम अगर उसको करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए। इस ऐसे भी अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना देखा था हमने, उसमें सैग करेक्शन का नहीं था, लेकिन हमको लगा कि ये चीज़ जो है इस तरह का करेक्शन आता है, कभी कभी एसएससी जेई में इस पर क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो डायरेक्ट ये है ना फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, हमने बता दिया आपको। सब ऐसे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन इस पे कराया गया है, लेकिन है ना पहले आज का सारा डाउट ले लेंगे, लास्ट में जब वक्त बचेगा तो इस पर क्वेश्चन कराएंगे। आज का पहले सारा डाउट ले लेते हैं। हाँ आज हम भेज दिया है, आज भेज दिया है, देखिएगा आज क्लास जैसे खत्म होगा ना तो अपलोड हो जाएगा आज। एप्लीकेशन पे जाएगा सर क्वेश्चन, हाँ एप्लीकेशन पे जाएगा। चेन सर्वे का लेकर के सॉल्यूशन करके 6 पेज का जाएगा आपको। ठीक है, चेन ट्रायंगुलेशन में बोलिए किसी को दिक्कत है? हेलो, क्या चेन ट्रायंगुलेशन में क्या दिक्कत है बोलिए? वीडियो देखा था आपने? तो कैसे नहीं समझ में आया? खैर चलिए देखते हैं चेन ट्रायंगुलेशन में क्या होता है। सिंपली जो है ना, जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्विस करते हैं उसी पर बेस्ड है। सिंपली इसमें भी हम लोग करते क्या है कि जो भी एरिया होता है ना उसको ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर इसमें बांट देते हैं। जैसे ये मान लिया जाए इस एरिया को हम लोगों को सर्वे करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में बांट देते हैं। और वो ट्रायंगल कैसा होता है, वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए इस एरिया का हमें ये जो एरिया A1 है हमें इसको सर्वे करना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेल कंडीशन ट्रायंगल में बांटते हैं। अब वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, देखिए एक ट्रायंगल होगा इस हाँ तो सही बोला, जिसने भी बोला अल्फा जो है उसका कोई भी एंगल जो है ना 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एंगल अल्फा हो, बीटा हो और गामा हो, ना ही 30 डिग्री से छोटा होना चाहिए और ना ही 120 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यानी इसके बीच का जो एंगल होना चाहिए 30 से लेकर के 120 के बीच का होना चाहिए, लेकिन इस तरह से होना चाहिए तीनों का एंगल कि तीनों का एंगल सब मिला करके 180 डिग्री हो। समझ गए? इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। फिर हम लोग चेनिंग में कुछ डिफिनेशन के बारे में जाना था, जैसे स्टेशन किसको कहते हैं, सब्सिडरी स्टेशन किसको कहते हैं। हम एक चीज बताना है, हम एक इसमें स्टेशन, जैसे स्टेशन देखिए मेन स्टेशन था, सब्सिडरी स्टेशन था, तो मेन स्टेशन किसको कहेंगे कि वैसे पॉइंट को जहां से हम लोग सर्वे या तो स्टार्ट करें या फिर एंड करें,
ठीक है, या कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे पर, मान लीजिए एक सर्वे यहां से करते जा रहे हैं ए बी का, ठीक है, ए बी, और ये दूसरी है सी डी, सी डी। तो इसमें मेन स्टेशन कौन कौन सा होगा? देखिए मेन स्टेशन होगा या तो जहां से सर्वे स्टार्ट करेंगे, तो देखिए ए से हम लोगों ने सर्वे किया, स्टार्ट किया, और इस लाइन का मेजरमेंट बी पर खत्म कर दिया, तो ये एक ए बी एक क्या हो जाएगा? मेन स्टेशन हो जाएगा। सी डी भी क्या हो जाएगा? सी और डी पर भी क्या हो जाएगा? यहां से हम लोगों ने सर्वे स्टार्ट किया, डी पर खत्म किया, ये भी क्या हो जाएगा? मेन स्टेशन। और एक और होता है मेन स्टेशन का, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ना, तो वहां पर जो स्टेशन बनेगा वो भी क्या कहलाएगा? मेन स्टेशन कहलाएगा, ठीक है। और सब्सिडरी स्टेशन, अब इस ए बी लाइन या सी डी लाइन पर कहीं भी कोई और अपने मन से कोई स्टेशन चुन लें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्सिडरी स्टेशन कहते हैं। फिर इसी में था बेस लाइन था, चेक लाइन था, टाई लाइन था। बेस लाइन किसको कहते हैं बताइए? हाँ, कोई भी मतलब जैसे जनरली लॉन्गेस्ट होता हो और जो एरिया को है ना लगभग मतलब दो हिस्सों में बांट दे, इक्वल तो नहीं कह सकते हम, लेकिन लगभग दो हिस्सों में बांट दे, और उसी पर जो है ना जो ट्रायंगल का फ्रेमवर्क उसी पर होना चाहिए, यानी जो बेस बनेगा ट्रायंगल का फ्रेमवर्क बनेगा उसी पर होगा, समझे। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कंसर्न एरिया है, तो इसमें क्या करेंगे, ये मान लीजिए बेस लाइन बनाया तो सारा ट्रायंगल जो है ना इसी पर बेस्ड होना चाहिए, समझ रहे हैं? समझे? इस तरह के बेस लाइन इसको कहते हैं। फिर चेक लाइन होता है। चेक लाइन किसके लिए? अगर एक्यूरेसी कहीं पर चेक करना है, कहीं हमारे सर्वे को चेक करना है, स्टेशन कहीं पर कोई गलती हो गई तो उसको क्रॉस चेक करते रहना है। जैसे हम लोग चेन में चेक करते थे ना कि हमारा चेन जो है सुबह में सर्वे स्टार्ट करने से पहले चेन को चेक करते थे कि हमारा चेन एक्चुअल स्टैंडर्ड लेंथ में है या नहीं, फिर आखिर में सर्वे समाप्त होने के बाद सर्वे फिर से चेक करते थे कि हमारा चेन एक्चुअल लेंथ में है या नहीं, है ना। तो उसी तरीके से हमारा जो सर्वे है जो सर्वे ड्राइंग बनाने के बाद भी कुछ लाइन हम लोग ड्रा करते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने ड्राइंग की एक्यूरेसी या सर्वे की एक्यूरेसी ज्ञात करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चेक लाइन कहते हैं, ठीक है। उसी में आया था फिर टाई लाइन आया था। टाई लाइन किसको कहते हैं? जोड़ को नहीं, उसको मेन लाइन कहते हैं। उस जो मेन स्टेशन को जोड़ता है उसको मेन लाइन कहते हैं। टाई लाइन अगर कोई डिटेल बतानी है, अब मान लिया जाए इस सर्वे में कहीं पर ये घर है, ये घर है, तो ये बेस स्टेशन से कितनी दूर पर है, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको कैसे देखें? इसका इस घर का डिटेल हमें ज्ञात करना है, यानी हमारा उसका लोकेशन कैसे है, तो उसको कैसे मदद से करेंगे? किसी चीज़ को अगर बताना है कि ये चीज़ यहाँ से गांधी मैदान कैसे बताओगे? तो बोलोगे कि कंकड़बाग से गांधी मैदान 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गांधी मैदान का डिटेल बता रहे हैं, है ना, लोकेशन बता रहे हैं अपने पोजीशन से। उसी लिए टाई लाइन का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज की डिटेलिंग करने के लिए, समझे। चलिए ऑफसेट के बारे में क्या, जैसे डिटेलिंग देखो, अब मान लिया जाए, देखो डिटेलिंग कैसे करते हैं। ये हम लोगों को ये घर है, ये मान लिया जाए इसका डिटेल बताना है। इसका डिटेल बताना मतलब क्या हो गया कि इसका सर्वे में इसका लोकेशन ज्ञात करना है। कैसा क्या होगा? तो क्या हम इसमें टाई लाइन में क्या करते हैं कि अब मान लिया जाए ये बेस लाइन हमारी हो गई ना, ये बेस लाइन हो गई, तो इससे हम लोग इस बेस लाइन पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लेंगे, इससे कितनी दूरी पर है, ठीक है। मान लिया जाए हम लोग इसको इस पॉइंट का नाम दे दिया ए डैश बेस लाइन पर, ठीक है, और इससे कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी पर है,
तो इससे पता चल जाए ना कि हाँ यहाँ से एकदम आप सीधे चले जाइए 2 किलोमीटर तो कोई स्टेशन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से बोलेंगे कि आप खड़े हैं, बोलेंगे कि पटना जंक्शन कितनी दूरी पर है या राजेंद्र नगर स्टेशन कितनी दूरी पर है, तो हम मलाही पकड़ी चौक पे खड़े होंगे और सीधे बोलेंगे कि यहाँ से सीधे जाइए 2 किलोमीटर एकदम आपको दाना भले राजेंद्र नगर स्टेशन मिल जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ से खड़े होंगे और बोलेंगे कि सीधे जो इसके बीच का डिस्टेंस जो लाइन ज्ञात कराएगी तो ये क्या कहलाएगी, टाई लाइन कहलाएगी। इससे किससे हम लोगों को क्या पता चला, उसका डिटेलिंग पता चला ना। चल हाँ सही है। तो उसमें जहां पे देखिए पहला केस होता है हमारा क्या कि हम लोग में पहली कोशिश रहती है कि हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें। क्यों कि इसको नापने में आसानी होती है। लेकिन एक्चुअल अगर आप ग्राउंड पे जाइएगा ना, एक्चुअल ग्राउंड पे जाइएगा तो मिनिमम केस में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इतना ना आपको बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ये आएगा। आपको समझाने के लिए बेसिक आप लोग को एक पता चल जाए कि हाँ ऐसे लिया जाता है, समझे। ग्राउंड में जब सर्वेयर जाएगा तो वो है ना, पहले क्या होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोगों को एक तरीका बताया जाता है कि हाँ इस तरीके से किया जाता है। ये आपका बात एकदम सही है कि हर जगह 90 डिग्री तो लेंगे नहीं, इसीलिए ऑफसेट जब पढ़िएगा तो परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट अगर 90% आप केस जाइएगा, 90 या 95% केस में अगर आप जाइएगा ना तो कहीं आपको 90 डिग्री मिलेगा नहीं। लेकिन आदमी चाहता है कि आइडियल केस हम लोग के लिए सबसे आसानी हो जाए काम करने में, तो क्या होता है कि उस 90 डिग्री। अब है स्टूडेंट डिप्लोमा का भी तो 3rd ही सेमेस्टर का स्टूडेंट है, तो उसको समझाने के लिए बुक में क्या करता है कि 90 डिग्री बताता है, समझे। चलिए अब ऑफसेट के बारे में, ऑफसेट में किसी को दिक्कत है, ऑफसेट बताएं। ऑफसेट किसको, ऑफसेट है, ऑफसेट में किसी को आगे बढ़ जाएं ऑफसेट से। उसके बाद आती है ऑब्स्टिकल इन चेनिंग। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा, हाँ बाधा। तो अब ऑब्स्टिकल इन चेनिंग में कितने तरह का ऑब्स्टिकल होता है, कितने तरह का बाधा हम लोग देखते हैं वाइल चेन सर्वे। हाँ 3 तरह का, कौन कौन कोई बताएगा। हाँ चेंजिंग बोथ। हाँ अब देखिए आप तो इसमें जैसे नोट्स वाला बोला, लेकिन इसको अगर आप अपने लैंग्वेज में बोलेंगे ऑब्स्टिकल इन चेन, पहले रेंजिंग होता है, यानी हम लोगों को 2 पॉइंट अगर है उसके बीच में विजिबिलिटी नहीं हो, यानी एक दूसरे को हम लोग रेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग के अंतर्गत आएगी, समझे। यानी ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग कब करते हैं कि कोई एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच में हम लोग क्लियर साइट डिस्टेंस आ जा रहा है, साइटिंग कर पा रहे हैं, यानी रेंज कर पा रहे हैं। तो अगर उसमें दिक्कत आ रही है, रेंजिंग में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या किसके अंतर आएगा, ऑब्स्टिकल इन रेंजिंग के अंतर्गत आए। हाँ फिर दूसरी आता है ऑब्स्टिकल इन चेनिंग। ऑब्स्टिकल इन चेनिंग में क्या होता है कि ऐसा होगी कि दिख तो रहा है लेकिन उसके बीच में उसको हम लोग चेनिंग करने में दिक्कत आए, ठीक है। तो जैसे क्या ऑब्स्टिकल इन चेनिंग के क्या कोई एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग कोई यहाँ से सर्वे कर रहे हैं, सामने एक तालाब आ जाए, रिवर आ जाए, सही है, ठीक है, कोई रिवर आ जाए, कोई तालाब आ जाए, तो इस केस में हम लोग तो पानी पे तो चल के चेनिंग करेंगे नहीं, चेन से मेजरमेंट तो लेंगे नहीं, समझा। फिर आता है ऑब्स्टिकल इन चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ, यानी एक ऐसा प्रॉब्लम हमको दिखे जिसमें कि हम लोगों को देखने में भी दिक्कत आती है और नापने में भी दिक्कत आती है, यानी चेन सर्वे, चेन से नापने के में भी दिक्कत आएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्टिकल इन चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ। इसका कोई एग्जांपल बताएं। हाँ कोई भी बिल्डिंग आ जाएगा, हाँ कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, ये सब क्या आ जाएगा हमारा ऑब्स्टिकल इन, जिसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं ना, उसको तो हम लोग क्रॉस तो नहीं कर सकते हैं,
तो उसमें क्या होता है, फिर हम लोग अपने सर्वे का एरिया चेंज करते हैं, जिसको हम लोग जैक्सन मेथड था, ऑब्स्टिकल इन चेन, रेंजिंग में हम लोगों ने रैंडम लाइन मेथड पढ़ा था। इस सबको आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं, ये बताइए। तो ये सब समझ में आया था ना? ठीक है। और एरिया और वॉल्यूम में कोई दिक्कत है इसमें? तो फिर ऑब्स्टेकल का प्रॉब्लम हो गया ना। ऑब्स्टेकल में कोई और किसी को पूछना है? कोई ऐसा जो कोई मेथड वेथड नहीं समझ में आया होगा? सिंपल ज्योमेट्री का मेथड था, हम सिंपल सारा ज्योमेट्री का मेथड हम लोगों ने, अगर 9th क्लास में आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ कहीं सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं, कहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। हेलो, चलो ठीक है। और बताओ एरिया और वॉल्यूम में? एरिया ही था, 3 एरिया में था कि हम लोगों को एरिया में 2 तरीके का था। चेन और क्रॉस सर्वे से 2 तरह का एरिया, एक ऑफसेट एट रेगुलर इंटरवल पे करते थे और ऑफसेट एट इरेगुलर इंटरवल पे। तो हम लोगों को जो एज पर योर सिलेबस हम लोगों को सिर्फ वही वाला एरिया पढ़ना था जिसमें हम लोग ऑफसेट जो है रेगुलर इंटरवल पे लेते हों, है ना। इसमें भी तो देखिए एरिया और वॉल्यूम का तो अलग से एक पूरा का पूरा चैप्टर है। हम लोगों को कैसे आप लोगों का सिलेबस इन लोगों ने ये किया है, डिज़ाइन किया कि हमको समझ में नहीं आता है। एरिया वॉल्यूम एक बार यहाँ चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वे में पढ़ाना है और फिर से यही चीज़ को अलग से एक चैप्टर में दे दिया था। खैर चलिए कोई बात नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि इसमें का तो हमको लगता है चेन और क्रॉस स्टाफ का डाउट खत्म हो गया होगा। अब नेक्स्ट इससे है ना हम लोग करेंगे कंपास का डायरेक्ट डाउट लेंगे। आज का जो सैक का है एक क्वेश्चन हम लोग सैक पर देख लेते हैं। एक डिमांड था लड़के का, तो हम लोग सैक पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं आज, ठीक है। हेलो, कोई जवाब दो यार। आज सैग से रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जो है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हमको लगता है सर्वे थोड़ा थोड़ा है ना, वीक में एक बार भी आप लोग है ना रिवीजन करते रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम के तौर पर आपको कोई बर्डन नहीं आएगा एग्ज़ाम के टाइम पर। हाँ हाँ हाँ, बस वो नोट्स है ना, समझ लीजिए कि उससे बाहर नहीं आएगा। उसमें 20% एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ा दिए हैं, लेकिन उससे कम, उससे बाहर कहीं से नहीं आएगा, ये गारंटी है। वीडियो देखें लेकिन नोट्स एक बार देख लीजिएगा ना। नोट्स आप जैसे वीडियो देखें, उसको वीडियो के साथ साथ नोट्स को भी मिलाते रहिए। हाँ हाँ सेम। तो देखो बात ये तो है ना कि अब हम लोग तो रट के आते नहीं है कि कुछ पढ़ा के आए उसके बाद है ना कुछ तो उसमें है ना 100% एकदम देख के छापता नहीं ना आदमी, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो ये होगा। अब नोट्स बनाने में होता क्या है कि एकदम बैठ के है ना डिटेल में हर चाहता है इंसान कि कुछ नहीं छूटे, इस वजह से नोट्स वाला थोड़ा सा लॉन्ग जाता है। और यहाँ तो हम लोग जो और वीडियो में है तो कि हर चीज़ तो नोट्स में हर चीज़ लिखना पड़ता है, और वीडियो में तो कुछ चीज़ बोल दिया तो इस वजह से उसको छोटा होता है। देख लो तुम्हारा जैसे जिससे हो जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए। आखिर एंड रिजल्ट यही होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए। हमारा मेन पर्पस यही है कि जो हम पढ़ाएं बच्चे को समझ में आना चाहिए, बस। टेप इज, तो एक तरह का ये प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है कि एक टेप है जिसका 100 मीटर है,
इस सस्पेंडेड बिटवीन टू एंड, दो एंड के बीच में जो है सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड मतलब होता है टांगना, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हम लोगों ने स्टैंड लगाया, यहां पर एक एंड चेन का लगाया, दूसरा यहां पर स्टैंड लगाया पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इस तरीके से हम लोगों ने सस्पेंड किया, जिसमें हम लोगों ने पुल जो लगाया है। अब किसी को बांधने के लिए उसमें फोर्स लगेगा ना, तो इसमें जो पुल लगा है वो कितना है, 165 न्यूटन का पुल लगा हुआ है, ठीक है। द वेट ऑफ द टेप का जो है वेट गिवन है, वेट ऑफ टेप गिवन है कितना, 25 न्यूटन का। दोनों साइड पुल कितना लग रहा है, 165 न्यूटन का वेट लग रहा है। तो इसमें करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इसमें, अब कह रहा है देखिए, अब टेप जब हम लोगों ने सस्पेंड किया तो उसके बीच में क्या आता है, उसके वेट की वजह से टेप जो है झूल जाता है, उसमें झोल आने लगता है। तो ये इसके बीच का ये सी सैग, इतना सैग आ रहा है, और इसके बीच का जो है ये टेप का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 100 मीटर का है। तो पूछ रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच का करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका पूछ रहा व्हाट इज द टेप, द वेट ऑफ द टेप इज 25 न्यूटन। अब बताइए कि टेप का वेट गिवन है टेप का 25 न्यूटन। अब करेक्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच का करेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डी क्या होगा। तो हम लोग अगर ये करेक्शन देखो, ये कर्व डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर जो कि टेप के लेंथ के बराबर है। ये सैग गिवन, सैग अगर हम लोग करेक्शन इन सैग पता कर लें तो सैग करेक्शन, अगर इसमें से ये सैग जितना झोल की वजह से एक्स्ट्रा लेंथ आया है इस 100 में से माइनस कर देंगे तो ये डी आ जाएगा। तो सी सैग हम लोग निकालेंगे, सी सैग इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 24 का पी स्क्वायर, 24 पी स्क्वायर। अब W यहाँ पर क्या होता है, W इज इक्वल टू वेट ऑफ द टेप, क्या होगा, कौन सा स्क्वायर बोलो, हेलो, हाँ ठीक, W क्या होगा, वेट ऑफ द टेप होगा, L क्या होगा, लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप होता है, ठीक है। P क्या है, पुल अप्लाइड, पुल अप्लाइड ऑन द टेप, ठीक है। अब इन तीनों चीज को कहीं फॉर्मूला में हम रख देंगे। W की जगह पे क्या, W गिवन है, W इज इक्वल टू गिवन है 25 न्यूटन, यानी वेट गिवन है 25 न्यूटन का वेट गिवन है, 25 न्यूटन का होल स्क्वायर। L गिवन है, लेंथ ऑफ द टेप क्या गिवन है, 100 मीटर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24 इंटू पी स्क्वायर, पुल कितना अप्लाइड है 165 या 165 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.095 मीटर, यानी हम लोगों को कितना, इतना मीटर 0.059 मीटर ये एक्स्ट्रा। हाँ हेलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, फॉर्मूला में हेलो, वेट गिवन है ना, W स्क्वायर L 24 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। एक फॉर्मूला इसमें और होता है जो वेट पर यूनिट लेंथ होता है, इसको पहले कर तो लो उसके बाद हम बताते हैं। हेलो